हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। दोस्तों आज है 15 सितंबर। आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 15 सितंबर 2022 के मोस्ट इंपोर्टेंट करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। वीडियो अगर पसंद आएगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर सब्सक्राइब करिए अगर नए आए हैं तो, और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए जिससे आने वाली वीडियोज का नोटिफिकेशन आप तक पहुंचता रहे। इसकी पीडीएफ फाइल और डिटेल के साथ क्विज आपको एमजेटी ऐप पर मिल जाएगी। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और डिटेल क्विज आप बिल्कुल फ्री में रोजाना के साथ एक्सेस कर सकते हैं। डेली का डेली एमजेटी ऐप गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए। चलिए आगे बढ़ने से पहले आज का क्विकली रिवीजन कर लेते हैं जिससे आप कल के करंट अफेयर को भूलो ना। सीमा अवार्ड्स 2022, ये सर्वश्रेष्ठ फिल्म इसमें पुष्पा चुनी गई है। ये दक्षिण भारत की फिल्मों के लिए दिया गया है। गुजरात दोस्तों सिनेमा पर्यटन नीति लागू किया है। सिनेमा पर्यटन नीति 2022 इसने अपनी पहली सिनेमा पर्यटन नीति लॉन्च की है। यूएई ने धरती पर चांद स्थापित करने के लिए, धरती पर चांद जैसा यहाँ पर एक ऐसे सुविधा देने के लिए मून वर्ल्ड रिजॉर्ट बनाने की घोषणा करी है। इसमें सेम वैसा ही एक्सपीरियंस मिलेगा जीरो ग्रेविटी के साथ। मध्य प्रदेश पुलिस ने साइबर अपराध जांच और खुफिया शिखर सम्मेलन आयोजित किया। ये इस बार का इसका चौथा संस्करण था। मेघालय के मुख्यमंत्री ने निवासी सुरक्षा और सुरक्षा अधिनियम पोर्टल लॉन्च किया है। और वहीं हरियाणा में भारत में दुनिया का सबसे बड़ा हड़प्पा संस्कृति संग्रहालय स्थापित किया जाएगा। एएन शमसीर केरल विधानसभा के नए अध्यक्ष नियुक्त किए गए हैं। और किबुथु मिलिट्री गैरिसन का नाम बदल करके अब जनरल बिपिन रावत जी के नाम पर रख दिया गया है, जो कि फर्स्ट सीडीएस ऑफ इंडिया थे। ग्रेटर नोएडा में आईडीएफ विश्व डेयरी सम्मेलन आयोजित किया गया। 50 सालों के बाद भारत ने इसकी मेजबानी करी और नरेंद्र मोदी जी ने इसका उद्घाटन किया है। पर्वत प्रहार सैन्य अभ्यास भारतीय सेना ने लद्दाख में किया है। ये 14,000 फीट की ऊंचाई पर सैन्य अभ्यास किया गया है। ये टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चंस थे कल की वीडियो से, जिनका आपने किया क्विकली रिवीजन। अब हम लोग आज की करंट अफेयर की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन एक जरूरी सूचना है दोस्तों। यूपी ट्रिपल एससी पीईटी की जो लोग तैयारी करते थे उनके लिए प्रैक्टिस सेट की ई बुक आ चुकी है। इस ई बुक में आपको 22 सेट मिलेंगे प्रैक्टिस सेट के, जिसमें से तो 20 तो नए प्रैक्टिस सेट हैं और 2 सेट प्रीवियस ईयर का है। जो पिछली साल एग्जाम हुआ था ना, 2 सेट में हुआ था, 2 पारियों में, उन दोनों को भी यहाँ पर डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है। और 20 सेट पूरा डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ दिया गया है, यानी आप पूरा का पूरा प्रैक्टिस भी सॉल्व करोगे और एंड में उसका एक्सप्लेनेशन भी आपको मिलेगा। इसके अलावा भी बहुत सारे जो टॉपिक्स होते हैं इंपॉर्टेंट, जो आपको याद करना होता है, जिनको आपको मतलब ढूंढना पड़ जाता है इधर उधर से, वो सारी चीजें भी इंक्लूड कर दी गई हैं। यानी वो चीजें जो लास्ट टाइम पर आपको देख करके जाना होता है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। पहला क्वेश्चन है, नेशनल हिंदी डे कब सेलिब्रेट किया गया? तो देखिए, अगर नेशनल हिंदी डे की बात करी जाए तो 14 सितंबर को ये मनाया जाता है। वहीं अगर वर्ल्ड हिंदी डे की बात की जाए तो आप 10 जनवरी बताएंगे, ठीक है ना। राष्ट्रीय हिंदी दिवस 14 सितंबर को मनाया जाएगा, हमेशा से आपको याद रखना है, ठीक है ना। कारण क्या है? कारण भी अलग अलग है दोनों का कारण भी आपको पता होना चाहिए। 14 सितंबर को 1949 में दोस्तों भारत की आधिकारिक भाषा के रूप में भारतीय संविधान में हिंदी को शामिल किया गया था। और वहीं 10 जनवरी वाला जो कारण है, उसके पीछे का कारण यह है कि 1975 में नागपुर में विश्व हिंदी सम्मेलन हुआ था, ठीक है। तो इसी के एवज में 2006 से ये मनाया जाना शुरू हुआ, ठीक है, विश्व हिंदी दिवस। फिलहाल यहाँ पर हम लोग राष्ट्रीय हिंदी दिवस की बात करेंगे। राष्ट्रीय हिंदी दिवस कल मनाया गया और अभी के टाइम पर अगर बात की जाए तो दुनिया की लगभग कभी कभी दूसरी, कभी कभी तीसरे स्थान पर आ जाती है सबसे ज्यादा बोली जाने वाली भाषाओं के रूप में। 420 मिलियन से ज्यादा लोग इसे अपनी मातृभाषा के रूप में बोलते हैं, ठीक है। तो हिंदी को कैसे बढ़ावा दिया जाए इसे मनाया जाता है। ओके, आगे। भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित होगा? देखो, ये भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय है। ये हैदराबाद में स्थापित होने जा रहा है। हैदराबाद, तेलंगाना। तो इंडिया में पहली बार होगा। दुनिया में भी कुछ गिने चुने देश ही हैं, कुछ क्या कहें कि 2 ही देश हैं जहां पर वानिकी विश्वविद्यालय है, फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी है। एक है चाइना जहां पर है और दूसरा है रसिया, ठीक है। रसिया और चाइना में ही 2 देश ऐसे हैं जहां पर ये होगा, विश्वविद्यालय है ऑलरेडी, और अब भारत में भी होगा। हैदराबाद तेलंगाना में भारत में स्थापित किया जाएगा। यहाँ पर आप देख पाओगे आर्टिकल, इंडियाज फर्स्ट फॉरेस्ट्री यूनिवर्सिटी टू बी एस्टेब्लिश्ड इन तेलंगाना। तो 1200 एकड़ में ये बनाया जा रहा है। तेलंगाना विधानसभा ने वानिकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2022 को मंजूरी भी दे दी है। क्लियर है। अब हैदराबाद आया है, तो हैदराबाद से कुछ पॉइंट्स याद रखिएगा। भारत का पहला डॉग पार्क पूछा जाए तो आप हैदराबाद बताएंगे। ओपन रॉक म्यूजियम भी हैदराबाद में ही है। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट ने दोस्तों डीजी यात्रा सुविधा शुरू करी हुई है, ये भी पहली बार इंडिया में हुआ है। भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव
भारत का पहला 3D प्रिंटेड मानव कार्निया, जो कार्निया होता है ना आंखों में, उसको इसने ही बनाया है। अभी हैदराबाद में ही बनाया गया है IIT हैदराबाद के द्वारा। इसके अलावा तेलंगाना गवर्नमेंट ने अभी टी हब सुविधा खोली थी, जो कि हैदराबाद में दुनिया का सबसे बड़ा नवाचार परिषद है, ठीक है, परिसर है। तो ये सभी चीजें हैदराबाद से आपको याद रखना है। अगला क्वेश्चन है, SCO शिखर सम्मेलन 2022 कहाँ आयोजित किया गया? SCO शिखर सम्मेलन ये दोस्तों समरकंद उज्बेकिस्तान में आयोजित हो रहा है। और यहाँ पर देख पाओगे आप, आर्टिकल है SCO समिट 2022। PM मोदी जो हैं ये जाएंगे यहाँ पर और इसमें हिस्सा लेंगे। 2 दिवसीय ये मीटिंग होगी, ठीक है, तो ये यहाँ पर जाकर के हिस्सा लेंगे। अच्छा, एक चीज और, ये एक ऐसी समिट है जिसमें देखिए भारत के मतलब कुछ साथी देश भी हैं, कुछ दुश्मन देश भी हैं। पाकिस्तान भी इस समिट में, इस ऑर्गेनाइजेशन के तहत आता है, SCO में ही आता है। इसके अलावा चाइना भी है इसी में रसिया भी है, ठीक है ना, और इसी में उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, तजाकिस्तान ये सब भी है। तो फिलहाल ये सभी देश के जो लीडर हैं वो इसमें इकट्ठा होंगे। 2 दिवसीय ये मीटिंग समरकंद में होगा, जो कि है उज्बेकिस्तान में, 15 और 16 सितंबर को। तो SCO बोले तो संघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन या कहें संघाई सहयोग संगठन। ये दोस्तों 9 देशों का एक संगठन है। अभी 9 देश हो गए हैं, पहले 8 ही देश थे। ईरान जो है लास्ट में जुड़ा है। इसके लिए मैंने ट्रिक भी आपको बता रखी है। भारत की रुचि, पाकिस्तान का ईरानी ताऊ। कैसे आपको सदस्य देश याद रखने हैं? देखिए, भारत एक से हो गया, भारत हो गया, की से किर्गिस्तान हो गया, रुचि में रू से हो जाएगा रूस, और ची से हो जाएगा चाइना। पाकिस्तान से मतलब पाकिस्तान, और का से कजाकिस्तान, और ईरान से ईरानी से ईरानी, और ताऊ से ताजिकिस्तान, और ऊ से उज्बेकिस्तान, ठीक है। तो ये 9 देश हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 देश हो गए, और ये सभी 9 देश SCO के सदस्य देश हैं। उज्बेकिस्तान के समरकंद में इस बार आयोजन हो रहा है, तो उज्बेकिस्तान ही SCO की जो भी समिट होगी इस साल भर, सबकी मेजबानी करेगा। क्लियर? आगे, भारत के अटॉर्नी जनरल के रूप में दोबारा कौन नियुक्त हुए? तो दोस्तों अभी तक भारत के अटॉर्नी जनरल थे के वेणुगोपाल। आप याद करते थे, आपको याद भी होगा। अब उनकी जगह पर आ गए हैं मुकुल रोहतगी। इंटरेस्टिंग बात यह है कि मुकुल रोहतगी के ही जगह पर 2017 में के वेणुगोपाल को नियुक्त किया गया था, ठीक है, ध्यान से समझिएगा। के वेणुगोपाल इन्हीं की जगह पर आए थे 2017 में, मुकुल रोहतगी ने जब इस्तीफा दिया था। और अब के वेणुगोपाल का कार्यकाल पूरा हुआ तो दोबारा से मुकुल रोहतगी को ला दिया गया, ठीक है ना। तो आपको याद रहेगा अटॉर्नी जनरल, यहां पर आप देख पाओगे मुकुल रोहतगी सेट टू बी रीअपॉइंट एज अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया। अब आप पूछोगे सर ये अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया होता क्या है? देखिए होता क्या है, कभी कभी कुछ केसेस लड़े जाते हैं जिसमें एक साइड भारत सरकार का वकील होता है और दूसरी साइड जो होता है, दूसरा पक्ष होता है, उसका वकील होता है। तो भारत सरकार का जो वकील होता है ना, उसे ही कहते हैं अटॉर्नी जनरल। बहुत ही सिंपल भाषा में समझो, यानी अटॉर्नी जनरल वो वकील होता है जो भारत सरकार की तरफ से मुकदमे लड़ता है अन्य पार्टी के खिलाफ। एक चीज और, अटॉर्नी जनरल जो होता है ये भारत सरकार के मुकदमों की पैरवी सुप्रीम कोर्ट में किया करता है, ठीक है। ऐसे ही एक होता है एडवोकेट जनरल। जो एडवोकेट जनरल होता है ना, वो राज्य सरकारों के मुकदमों की पैरवी हाई कोर्ट में किया करता है। तो दोनों में थोड़ा सा अंतर है। जो अटॉर्नी जनरल है वो केंद्र सरकार के लिए लड़ता है, और जो एडवोकेट जनरल होता है वो राज्य सरकारों के लिए लड़ता है, ठीक है ना, समझ में आ गया। चलिए, तो बाकी चीजें मैं आपको बता ही दिया हूं। आगे, हाल ही में किस देश ने टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगाई? तो टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगा दी है भारत ने। इंडिया गेहूं के निर्यात पर रोक लगाया था अभी कुछ दिन पहले ही, पता ही होगा आपको, रसिया यूक्रेन वार के टाइम पर। अभी यहां पर टूटे चावल के निर्यात पर रोक लगा दिया है। हालांकि जब गेहूं के निर्यात पर रोक लगाया था तो उसने ऐसा नहीं लगाया था, उसने ये कहा था इंडियन गवर्नमेंट ने कि हम सरकार टू सरकार के बीच में करेंगे डील, ठीक है ना, हम प्राइवेट कंपनियों को नहीं देंगे। लेकिन यहां पर टूटे चावल पर पूरी तरीके से निर्यात पर बैन लगा दिया है। कारण इसका समझिए, इंडिया का कहना यह है कि हम तो अपना स्टॉक देखना चाहते हैं कि कहीं ऐसा ना हो कि हम निर्यात करने के चक्कर में खुद ही कमी ना महसूस करें। लेकिन दूसरा सबसे बड़ा कारण क्या है? अभी आपको पता होगा, अगर आप रेगुलर हमारी वीडियोस देखते होंगे, तो मैंने कुछ ही महीने पहले बताया था एक क्वेश्चन कि चाइना, एक रिपोर्ट आई सामने जिसमें चाइना जो है ये भारत का सबसे बड़ा इंपोर्टर बना था टूटे चावल का। सब लोग ये सोच रहे थे ना ये टूटे चावल का चाइना कर क्या रहा है। एक्चुअली में टूटे चावल का बहुत जगह यूज होता है। जो ब्रोकन राइस होता है ना, इसका यूज दोस्तों जो फास्ट फूड होते हैं इसको बनाने में भी किया जाता है बहुत ज़्यादा। और चाइना आप जानते ही हो, चाइनीज फूड इसलिए ही फेमस है। दूसरा, इस टाइम पर जो सबसे ज़्यादा यूज हो रहा है
वो हो रहा है एथेनॉल बनाने में। एथेनॉल एक ऐसी चीज है दोस्तों जो आगे आने वाले टाइम में फ्यूल को रिप्लेस कर सकती है। यानी एथेनॉल, भारत भी इस पर काम कर रही है, भारत भी तेजी से बढ़ रहा है एथेनॉल की तरफ, एथेनॉल का यूजेस बढ़ा रहा है। ठीक है, तो चाइना जो है भारत से टूटा चावल खरीदता है, उसके बाद एथेनॉल बनाता है, और उस एथेनॉल से चूंकि वो ईंधन के रूप में काम आ सकता है, तो ना सिर्फ वहां के ये ट्रैफिक में, क्रूज में काम आएगा, मतलब गाड़ियों में काम आएगा, बल्कि ये कि कहीं और भी ईंधन के रूप में तो यूज कर सकता है कि नहीं कर सकता है, बिल्कुल कर सकता है। ये सब भी कारण है, इन सबको देखते हुए भारत ने कहा कि अब हम किसी को नहीं देंगे, ठीक है ना, बैन लगा दे रहे हैं। और भाई ऑब्वियसली ऐसे तो कह नहीं सकते हैं कि हम बस अचानक से बैन लगाएंगे, कारण बताना पड़ेगा। तो कारण बताए कि अब हम, हमारे ही यहाँ पर नहीं है, तो हम अपने यहाँ स्टोरेज जो है बचाना चाहते हैं। ठीक है, तो यही कारण था, और ये रिपोर्ट मैंने आपको जो बताई। आगे, किंग्स चार्ल्स ने किसे प्रिंस ऑफ वेल्स चुना? प्रिंस ऑफ वेल्स ये चुने गए हैं दोस्तों प्रिंस विलियम्स। प्रिंस विलियम और उनकी पत्नी को, दोनों को प्रिंस और प्रिंसेस चुन दिया गया है वेल्स का। ठीक है, किंग्स चार्ल्स ने चुना है। अभी तक किंग्स चार्ल्स के पहले आप प्रिंस चार्ल्स सुना करते थे, लेकिन महारानी एलिजाबेथ द सेकंड की मृत्यु के बाद दोस्तों अब प्रिंस चार्ल्स जो थे वो किंग बन गए हैं, उन्हीं के सबसे बड़े बेटे थे। जब वो किंग बन गए हैं तो उनको अब प्रिंस और प्रिंसेस नियुक्त करना था। तो प्रिंस और प्रिंसेस नियुक्त करने के लिए वेल्स का जो नियुक्त किया गया, वेल्स मैंने आपको ये भी ब्रिटेन का मैप दिखाया हुआ था, चलिए फिर से मैं दिखा ही देता हूं आपको। यहाँ पर आप वर्ल्ड मैप में देख पाओगे, ये है प्यारा भारत अपना, और यहां से आप आओगे ब्रिटेन की तरफ, ये यहाँ पर पहुंच गए ब्रिटेन, ठीक है ना। अब ब्रिटेन पहुंचने के बाद यहाँ पर आपको जो सबसे पहले दिखेगा, यहाँ पर यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है ना, बड़ा सा, दूर से देखोगे तो यूनाइटेड किंगडम दिख रहा है और आयरलैंड दिख रहा है। ये क्यों दिख रहा है? क्योंकि ये यहां से लेकर के ये जो रेखा बनी है ना, इन सब के देशों को एक रिप्रेजेंट करता है, यूनाइटेड किंगडम के नाम से जाना जाता है। लेकिन थोड़ा सा अगर आप और जूम इन करोगे तो यहाँ पर आपको दिखेगा इंग्लैंड, और यहाँ पर है वेल्स, और ऊपर दिख जाएगा आपको स्कॉटलैंड। एक्चुअली में ये तीन देश हैं, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड। अब देखिए, इंग्लैंड, वेल्स और स्कॉटलैंड ये तीनों अलग अलग देश तो हैं, लेकिन अगर इन तीनों को एक साथ शामिल कर लिया जाता है तो ये बनता है ब्रिटेन, ग्रेट ब्रिटेन। ठीक है, लेकिन यहीं पर आयरलैंड का जो नॉर्दर्न वाला पार्ट है ना, इसको भी शामिल कर लिया जाए तो ये बनता है यूनाइटेड किंगडम, और इसका ही ये झंडा, करेंसी, सब कुछ ये लोग इस्तेमाल करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर बनती है वो ब्रिटेन की या फिर यूनाइटेड किंगडम की प्राइम मिनिस्टर बनती है। अभी आपको पता होगा रिसेंटली नई प्राइम मिनिस्टर यहाँ पर बनी हुई हैं। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए नई प्राइम मिनिस्टर ब्रिटेन की कौन बनी है। तो फिलहाल यूनाइटेड किंगडम की जो दोस्तों महारानी थी एलिजाबेथ द सेकंड, इनका निधन हो गया, तो यहाँ पर वेल्स में इन्होंने प्रिंस नियुक्त किया है। ठीक है, तो वेल्स में जो प्रिंस नियुक्त किया है, उस वेल्स के अब प्रिंस और प्रिंसेस कौन बन गए हैं? प्रिंस विलियम को राजकुमार नियुक्त किया गया है, और वहीं कैथरीन को दोस्तों नियुक्त किया गया है प्रिंसेस। ठीक है, यहाँ पर आप आर्टिकल भी देख पा रहे हो उसके रिगार्डिंग, समझ में आ गया। चलिए, और अगर आपको और जानना है कि महारानी एलिजाबेथ द्वितीय का जो अंतिम संस्कार है ये किस प्रोसेस से हुआ और कैसे क्या चीजें हैं, तो इस पर मैंने एक वीडियो बना रखी है, उसको भी आप देख सकते हो। अगला है 74वें एमी अवार्ड्स 2022 में बेस्ट एक्टर का खिताब किसने जीता? तो बेस्ट एक्टर का खिताब जीत लिया है ली जुंग जे ने। ली जुंग जे अभी 74वां एमी अवार्ड्स की घोषणा करी गई, उसमें ये बेस्ट एक्टर का खिताब जीते हुए हैं। यहाँ पर आप देख पाओगे 74वां प्राइम टाइम एमी अवार्ड्स था, और ये लॉस एंजल्स अमेरिका में आयोजित कराया गया, और इसमें कई प्रकार के अवार्ड्स दिए गए। ठीक है ना, तो जैसे बेस्ट ड्रामा सीरीज चुना गया सक्सेशन को, बेस्ट एक्टर ली जुंग जे पाए हैं अवार्ड, बेस्ट एक्ट्रेस का जेंडिया पाई हुई हैं अवार्ड। ठीक है, और वहीं बेस्ट एक्टर लिमिटेड सीरीज और टीवी मूवी के लिए मिशेल कीटोन को चुना गया है। ठीक है, उतना ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता है, इस वजह से बेस्ट ड्रामा सीरीज भी अगर आप याद रखते हो ना तब भी बहुत है। आगे, यूएई की स्वास्थ्य सेवा प्रदाता कंपनी बुर्जिल होल्डिंग्स ने किससे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? तो बुर्जिल होल्डिंग्स ने अभी हाल ही में दोस्तों शाहरुख खान को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। यहाँ पर आप आर्टिकल देख पाओगे, यूएई हेल्थ केयर प्रोवाइडर बुर्जिल होल्डिंग अपॉइंट शाहरुख खान एज ब्रांड एम्बेसडर। बुर्जिल होल्डिंग्स दोस्तों ये भारतीय उद्यमी जो हैं डॉक्टर शमशीर वयालिल, इन्हीं का स्टार्टअप है, इन्हीं की एक कंपनी है जो कि यूएई में है, संयुक्त अरब अमीरात में कंपनी है। ठीक है ना, तो उसी के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं शाहरुख खान। ओके, यूएई का गोल्डन वीजा पाने वाले पहले व्यक्ति अगर पूछा जाएगा तो आप बताएंगे संजय दत्त। अगला, हाल ही में इरिट्रिया में भारत के राजदूत कौन नियुक्त किए गए? तो इरिट्रिया में भारत के राजदूत नियुक्त किए गए हैं प्रकाश चंद्र। प्रकाश चंद्र दोस्तों काफी ज्यादा एक्सपीरियंस्ड ये एम्बेसडर हैं,
अब इनको इंडिया टू इरिटिया नियुक्त किया गया है, एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू इरिटिया, यानी इरिटिया में भारत के राजदूत होंगे। ये इससे पहले इंडोनेशिया के बाली में भी रह चुके थे, ठीक है। इससे पहले 2010 से 2014 के बीच में फिलीपींस में रह चुके थे प्रथम सचिव के रूप में। इरिटिया एक अफ्रीकन कंट्री है। चलिए वर्ल्ड मैप में इसको भी शो करा देता हूं आपको, ठीक है, कहां पर है। तो वर्ल्ड मैप में सबसे पहले हम लोग पहुंच जाएंगे बेस पर, ये रहा अपना प्यारा भारत। यहां से हम आएंगे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट की तरफ, इस साइड आओगे ना तो यहीं पर आपको ओमान, यमन, सऊदी अरेबिया के पास में ये दिख जाएगा देश, इधर जिबूती के पास में इधर इरिट्रिया, ठीक है ना। इरिट्रिया ये देश है। इसकी कैपिटल क्या होती है? अस्मारा। क्या होती है? अस्मारा होती है इसकी कैपिटल। ये रही कैपिटल अस्मारा। क्लियर है। अगला क्वेश्चन, औद्योगिक निवेश को आकर्षित करने वाले राज्यों में टॉप पर कौन है? तो टॉप पर है दोस्तों आंध्र प्रदेश। इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट सबसे ज्यादा जो किया है वो राज्य है आंध्र प्रदेश। यहां पर देख पाएंगे आप आर्टिकल, आंध्र प्रदेश टॉप लिस्ट ऑफ स्टेट्स इन अट्रैक्टिंग इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट इन इंडिया। आंध्र प्रदेश ओडिशा अट्रैक्ट मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट ड्यूरिंग जनवरी टू जुलाई 2022। 2022 में अभी तक अगर पिछला महीना का अगर छोड़ दें, जुलाई तक का अगर रिपोर्ट देखें तो सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट को इंडस्ट्रियल में, खास करके इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट किया है आंध्र प्रदेश और ओडिशा ने, ठीक है। तो टॉप पर कौन सा राज्य हुआ? आंध्र प्रदेश हुआ, ठीक है ना। अगर उड़ीसा भी ऑप्शन में दिया गया है तो दोनों ऑप्शन आप लगा सकते हैं, दोनों ने संयुक्त रूप से 45% तक का इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट किया है। वहीं भारत को टोटल अगर बात करें जाए जुलाई 2022 तक कितना इन्वेस्टमेंट अट्रैक्शन हुआ, यानी कितना इन्वेस्टमेंट आया, तो 1,71,285 करोड़ रुपए इंडस्ट्रियल सेक्टर में इन्वेस्टमेंट करा पाया है भारत, ठीक है। ओवरऑल इंडिया में हुआ है इन्वेस्टमेंट इतना, ठीक है। अट्रैक्ट करने का मतलब ये हुआ कि जैसे कि कितने लोगों ने इन्वेस्टर्स को अपनी तरफ आकर्षित किया कि आप हमारी कंपनी में इन्वेस्ट करो, तो इसे यही कहते हैं कि इन्वेस्टमेंट अट्रैक्ट करना, ठीक है ना। तो चलिए ये तो थे दोस्तों आज के दिन के हमारे टॉप 10 क्वेश्चंस। आई होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगी होगी वीडियो। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसे लाइक और शेयर करिएगा। कल के क्वेश्चन की बात करेंगे, भारतीय सेना ने क्वांटम लैब इंदौर में स्थापित किया था। यूएस ओपन का पुरुष एकल कार्लोस अल्करोज ने जीता हुआ है। दोनों क्वेश्चंस के बारे में लगभग सभी लोगों ने सही आंसर दिया था। जो लोग डिटेल में और सबसे पहले आंसर किए थे उन टॉप 10 लोगों के नाम यहाँ पर मैं शो करा दे रहा हूँ, जिनमें से सबसे पहला नाम है रविकांत कुमार, फिर राजन तिवारी, रविशंकर, पारिस कुमार, नवीन कुमार, विनय प्रजापति, आयुषी कश्यप, मंटू कुमार, दिव्या एंजल, हरिओम जाडौन, उषा साहू। इतने लोगों ने डिटेल में और सबसे अच्छे से आंसर किया था, सबसे पहले आंसर किया था। आप लोग भी इसमें अपना आंसर कर सकते हो। आज आपको क्या आंसर करना है? आज आपको बताना है भारत की पहली सेमीकंडक्टर नीति किसने लॉन्च करी। इसके अलावा किस राज्य में देश का पहला राइट टू हेल्थ बिल पेश किया गया। दोनों क्वेश्चंस के बारे में आपको जो भी पता होगा ज्यादा से ज्यादा जानकारी जरूर लिखने का प्रयास करना। इस वीडियो की पीडीएफ फाइल और क्विज यहाँ पर प्रोवाइड कराई जाएगी। और एक बार फिर से मैं बता रहा हूँ, यूपी पेट का प्रैक्टिस सेट आ गया है, तो आप यूपी पेट के प्रैक्टिस सेट को परचेज कर सकते हैं। सिर्फ 2 दिनों के लिए 49 रुपए में प्राइस रखा गया है, तो आप इसको ले सकते हैं। प्राइजेस इसकी बढ़ जाएंगे इसके बाद। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो को एंड तक देखने के लिए। मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।